नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8वां। और इससे पहले हमने रीजनिंग के 7 प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है और उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन डलवा दिया है। आप वहां से जाकर उन 7 वीडियो को भी देख लीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, यदि किसी कोड भाषा में नेचुरल को MZGFIZO लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में केयर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस नेचुरल का लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए इस नेचुरल का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर n का प्लेस वैल्यू होगा 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 14। उसके बाद a का होगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद t का होगा 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। उसके बाद u का होगा 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21। उसके बाद r का होगा 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18। उसके बाद a का होगा 1 और l का होगा 12। अब देखिए अब यहाँ पर हम उसके बाद MZGFIZO का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर m का होगा कितना, m का होगा यहाँ पर 13। उसके बाद z का होगा 26। उसके बाद g का होगा 7 और उसके बाद f का होगा 6 और i का होगा 9 और z का होगा 26 और o का होगा 15। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे कि 14 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 27। उसी प्रकार से 1 और 26 को जोड़ेंगे तो होगा 27। उसी प्रकार से 20 और 7 को जोड़ेंगे तो होगा 27। 21 और 6 को जोड़ेंगे तो होगा 27। 18 और 9 को जोड़ेंगे तो होगा 27। उसी प्रकार से 1 और 26 को जोड़ेंगे तो 27 होगा और 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर केयर का भी निकालेंगे। तो देखिए केयर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे कितना होगा, यहाँ पर हम केयर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो सबसे पहले सी का लिखेंगे, यहाँ पर होगा 3। उसके बाद ए का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 1 और आर का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 18 और ई का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 5। अब देखिए दोस्तों 3 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए। तो देखिए 3 में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा, तो यहाँ पर 3 में अगर हम 24 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा 24 3 27। उसके बाद 1 में कितना जोड़ें कि 27 होगा, तो 1 में हम अगर 26 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 27। और 18 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 18 9 होगा 27। और 5 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 27। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम 24 किसका प्लेस वैल्यू है, 26 किसका प्लेस वैल्यू है, 9 किसका प्लेस वैल्यू है और 22 किसका प्लेस वैल्यू है, हम यह लिखेंगे। तो देखिए 24 यहाँ पर होगा किसका प्लेस वैल्यू, 24 हो जाएगा हमारा x का प्लेस वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर 26 होगा हमारा z का प्लेस वैल्यू और 9 होगा हमारा i का प्लेस वैल्यू। उसके बाद 22 होगा हमारा v का प्लेस वैल्यू। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि x z i और v आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है x i z v, यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो देखिए बी पे यहाँ पर दिया है x z i v, यही हमारे इस उत्तर में भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा यानी कि दूसरा हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सही उत्तर होगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे तो
यहाँ पर दिया है ब्लड रिलेशन से, यानी कि रक्त संबंध से। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है क्यू सी का भाई है और सी क्यू की बहन है, आर और डी भाई हैं वह बहन है, यानी कि आर और डी भाई और बहन हैं, आर ए का पुत्र है, जबकि ए व सी पति और पत्नी यानी कि पत्नी और पति हैं। क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए जो हमसे प्रश्न में कहा है हम वही नियम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम रक्त संबंध में यह जानेंगे कि अगर आपको पुरुष दिए रहे तो आप उसे दर्शाएंगे चतुर्भुज से, और अगर आपको महिला दिए रहे तो उसको आप दर्शाएंगे वृत्त से। तो देखिए यहाँ पर अब प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर पहले लाइन में दिया है क्यू सी का भाई है। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे क्यू, तो यहाँ पर होगा हमारे पास क्यू। अब यह क्यू जो है सी का भाई है, यानी कि क्यू का जेंडर क्लियर है, क्यू होगा पुरुष, और पुरुष को दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा चतुर्भुज में। और अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, क्यू सी का भाई है, तो यहाँ पर होगा सी। अगर समान रिलेशन रहे तो, यानी कि अगर समान रहेगा दोस्तों तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी कि खींचेंगे सिंगल लाइन। अगर यहीं पर कपल रहेंगे तो यानी कि पति पत्नी रहेंगे तो वहाँ पर हम खींचेंगे डबल लाइन। तो देखिए आगे अब क्या दिया है, आगे दिया है हमारे पास और सी क्यू की बहन है, यानी कि देखिए यहाँ पर पहले लाइन में दिया है क्यू सी का भाई है और सी क्यू की बहन है, यानी कि यहाँ से हमारे पास दोनों का जेंडर क्लियर हो गया। यहाँ पर सी का जेंडर होगा यानी कि सी होगी महिला, क्योंकि सी बहन है, तो इसको दर्शाएंगे हम वृत्त से। अब देखिए आगे फिर क्या दिया है, आगे यहाँ पर दिया है आर और डी भाई व बहन हैं, आर और डी भाई व बहन हैं, लेकिन यहाँ पर क्यू और सी दिया है, तो हम और आगे चढ़ेंगे। तो देखिए और आगे जाने के बाद यहाँ पर दिया है आर ए का पुत्र है, तो यहाँ पर ना तो आर है ना ही ए है, तो और आगे चलेंगे तो यहाँ पर दिया है जबकि सी व, यानी कि जबकि ए व सी पत्नी और पति हैं। तो देखिए यहाँ पर पति और पत्नी कौन होगा, यहाँ पर दिया है सी व ए व सी पत्नी और पति हैं। तो देखिए यहाँ पर सी हमारे पास महिला है, यानी कि महिला है तो यह होगी पत्नी, और ए होगा पति, क्योंकि ए होगा पुरुष। तो यहाँ पर हम खींचेंगे डबल लाइन, क्योंकि यहाँ पर हमें दर्शाना है कपल। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम ए और इसको दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से, क्योंकि ए होगा पुरुष, क्योंकि यह सी का पति है। तो देखिए अब आगे क्या दिया है, आगे अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आगे नहीं पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे पीछे। तो पीछे यहाँ पर दिया है आर ए का पुत्र है। तो देखिए आर ए का पुत्र है, तो यहाँ पर ए का पुत्र कौन होगा, आर होगा, तो आर हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पर होगा आर, और इसका जेंडर क्लियर है तो यह होगा पुरुष, तो इसको दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। फिर आगे पढ़ेंगे तो आगे क्या दिया है, यानी कि इसके पीछे आर और डी भाई व बहन हैं। तो देखिए आर और डी भाई व बहन हैं, तो यहाँ पर आर हमारे पास दिया है पुरुष, क्योंकि ए का पुत्र है, तो यहाँ पर आर का जेंडर क्लियर है तो आर होगा भाई और डी होगी बहन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी और इसको दर्शाएंगे वृत्त से, क्योंकि डी होगी बहन। अब देखिए अब यहाँ पर प्रश्न में हमसे आखिरी में प्रश्न में पूछा क्या है, यहाँ पर आखिरी में देखेंगे तो हमसे पूछा है क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि डी का क्यू क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सी है महिला, यानी कि क्यू की बहन है सी, और सी का पति है ए, और ए का पुत्र है आर, और ए का पुत्री होगी डी। तो देखिए अगर सी क्यू की बहन है तो क्यू होगा मामा, यानी कि डी का होगा क्यू मामा। तो यहाँ पर हम क्यू का यानी कि क्यू का रिलेशन लगाएंगे डी से, तो यहाँ पर होगा मामा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि मामा हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों तीसरा प्रश्न दिया गया है हमारे पास
दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि इस पहले वाले फिगर में आप सबसे पहले कौन सा नियम लगाएंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर दिया है हमारे पास 81 और 729 और नीचे दिया है 9। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है 64 और 512 और नीचे दिया है 8। तो इसी प्रकार से दोस्तों 49 और 7 और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों देखेंगे कि 9 का अगर हम 9 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना होगा। 9 का गुणा अगर हम 9 में करते हैं तो यहाँ पर होगा 81। उसी प्रकार से अगर हम इस 8 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास कितना, 8 अठाई 64। उसी प्रकार से अगर हम इस 7 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना होगा, अगर हम 7 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 49। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर दोस्तों अगर हम 9 का गुणा 9 बार करेंगे कितना आएगा, 81 आएगा। और उसी 81 में यानी कि उसी 81 में अगर हम फिर 9 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर होगा 729। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर हम 9 का गुणा 3 बार करेंगे यानी कि 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी कि 3 बार करेंगे तो होगा 729। जैसे देखिए, यहाँ पर 9 9 कितना होगा, 81 होगा। तो यहाँ पर 9 का गुणा 9 में करेंगे तो होगा 81। अब उसी 81 में दोस्तों अगर हम फिर 9 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 9 1 के 9 और 9 8 72 यानी कि यहाँ पर होगा 729 जो कि यहाँ पर हमारे पास दिया है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर 8 का गुणा हम 3 बार करते हैं यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8 तो यहाँ पर होगा 512। अब इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम इस 7 का गुणा 3 बार करेंगे तो यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर एक बार 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर अगर हम 7 गुणे और फिर गुणा 7 करेंगे कितना आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 7 का गुणा 7 लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 49। अब हम उस 49 में अगर 7 से गुणा लगाएंगे कितना आएगा। तो देखिए, अगर हम उस 49 में 7 का गुणा लगाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 49 गुणे 7। तो देखिए दोस्तों, 49 गुणे अगर हम 7 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 7 का गुणा 9 में करेंगे कितना होगा, 7 9 63 63 के लिखेंगे 3 हासिल बचेगा 6। उसके बाद देखिए 7 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा, 7 चौक 28 28 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 34। तो यहाँ से हो गया दोस्तों हमारा 343। तो 343 आपके किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे को। तो देखिए, चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास चौथा प्रश्न दिया है, शैलेंद्र केशव से छोटा है लेकिन राकेश से लंबा है, माधव सबसे लंबा है, आशीष केशव से थोड़ा छोटा और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है। यदि वे ऊंचाइयों में बढ़ते क्रम में खड़े हैं तो दूसरा सबसे छोटा कौन है। तो देखिए, यहाँ पर हम जो प्रश्न में दिया है हम वैसे इसे क्रम में लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला दिया है शैलेंद्र केशव से छोटा है, तो शैलेंद्र को हम दर्शाएंगे यस से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले यस। अब देखिए, शैलेंद्र जो है केशव से छोटा है तो ऊपर हो जाएगा केशव, तो यहाँ पर केशव को दर्शाएंगे के से। उसके आगे दिया है लेकिन राकेश से लंबा है, यानी कि शैलेंद्र जो है राकेश से लंबा है, तो यहाँ पर राकेश को दर्शाएंगे आर से और यह होगा शैलेंद्र के नीचे। अब आगे क्या दिया है, आगे यहाँ पर दिया है माधव सबसे लंबा है, यानी कि माधव जो है
केशव से भी लंबा है, यानी कि यह हो जाएगा सबसे ऊपर। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे यहाँ पर दिया है आशीष केशव से थोड़ा छोटा है, यानी कि केशव यहाँ पर है हमारे पास, तो आशीष हो जाएगा केशव और शैलेंद्र के बीच में। तो केशव को दर्शाएंगे हम किससे, यानी केशव को नहीं, आशीष को दर्शाएंगे हम ए से, तो यहाँ पर हो जाएगा आशीष। अब उसके आगे दिया है आशीष केशव से थोड़ा छोटा है और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है, तो यहाँ पर हमारा आशीष हो जाएगा केशव और शैलेंद्र के बीच में। तो आगे क्या दिया है, आगे प्रश्न में पूछा है यदि वे ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में खड़े हैं तो दूसरा सबसे छोटा कौन है। तो देखिए सबसे छोटा है यहाँ पर कौन, यहाँ पर सबसे छोटा है हमारा राकेश, लेकिन हमसे पूछा है दूसरा सबसे छोटा, तो यह हो जाएगा शैलेंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर होगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर पाँचवा प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिया है दी गई आकृति में कितने जल हैं जो या तो नल हैं या फुहारा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि नल किससे दर्शा रहा है, यानी कि नल को किससे हम दर्शा रहे हैं, और जल को किससे दर्शा रहे हैं, और फुहारा को किससे दर्शा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नल हमारा वर्ग से दर्शाया जा रहा है, और जल हमारा आयत से, और फुहारा हमारा वृत्त से। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कितने जल हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बीच में होगा हमारा, यह जो आयत में दिया है यह होगा हमारा जल, और आगे दिया है जो या तो नल हैं या फिर फुहारा है। तो देखिए जो हिस्सा हमारा नल का जल के साथ आएगा उसको हम लेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर इतना हिस्सा हमारा नल और जल दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर लेंगे हम 43 को। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जल और फुहारा का कितना हिस्सा कॉमन है, इतना हिस्सा कॉमन है, तो यहाँ पर है 68, तो यहाँ पर लेंगे हम 68 को। अब देखिए इन दोनों का हम टोटल करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 8 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, 11 की 1 हासिल 1 बचेगा। उसके बाद 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, यानी कि 111 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही होगा इसका फाइनल उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए छठा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया है हमारे पास यदि, छठवां प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर यदि प्लस बराबर गुणा माइनस बराबर भाग, गुणा बराबर प्लस यानी कि धन और भाग बराबर ऋण यानी कि माइनस, तो निम्न में से सही समीकरण कौन सा है। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम एक एक ऑप्शन उठाकर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहला ऑप्शन लेंगे, तो यहाँ पर दिया है 18/6 प्लस 4 माइनस 2 भागे 3 बराबर में 22। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 18, उसके बाद भाग को यहाँ पर दर्शाया गया है माइनस से, तो यहाँ पर भाग के स्थान पर करेंगे माइनस, तो यह होगा -6। उसके बाद प्लस को दर्शा रहे हैं गुणे से, तो यानी कि प्लस बराबर गुणा, तो यहाँ पर करेंगे गुणे का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर दिया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद माइनस को दर्शा रहे हैं भाग से, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा 2। अब उसके बाद भाग को दर्शा रहे हैं हम यहाँ पर माइनस से, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3, और हमें प्राप्त करना है यहाँ पर 22। तो देखिए इसे हल करेंगे तो देखेंगे कि कितना आ रहा है। अगर 22 आता है तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होगा, अगर 22 नहीं आता तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम हल करेंगे भाग को, क्योंकि बारहमास का नियम कहता है कि आप सबसे पहले भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस माइनस को। तो यहाँ पर हम भाग को हल करेंगे तो 2 से काटेंगे 4 को, तो यह जाएगा 2 बार, और 6 का गुणा 2 में लगाएंगे तो कितना होगा, यह हो जाएगा 6 दूनी 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 - 12 -
3। तो देखिए अब 18 में अगर हम 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, 18 में 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, और 6 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, जो कि हमारे ऑप्शन में यानी कि यहाँ पर दिया है 22। यहाँ से पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो फिर चलिए अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर दूसरे को। तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है हमारे पास 18, उसके बाद यहाँ पर दिया है प्लस, तो प्लस बराबर दिया है यहाँ पर गुणा, तो यहाँ पर करेंगे गुणे 6। उसके बाद यहाँ पर दिया है माइनस, तो माइनस बराबर दिया है यहाँ पर भाग, तो यहाँ पर भाग करेंगे भागे 4। उसके बाद यहाँ पर दिया है गुणा, तो गुणा बराबर दिया है यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 2। उसके बाद यहाँ पर दिया है भाग, तो भाग बराबर यहाँ पर दिया है माइनस, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 3, और हमें प्राप्त होना चाहिए 26। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम हल करेंगे भाग को, तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर इसे लिखेंगे 18 गुणे 6/4, उसके बाद प्लस 2 माइनस 3। अब देखिए अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, अगर हम 2 से काटेंगे 4 को तो यह जाएगा 2 बार, और 2 से काटेंगे 6 को तो यह जाएगा 3 बार। अब फिर इस 2 से काटेंगे हम इस 18 को तो यह जाएगा 9 बार। अब देखिए 9 का गुणा हम 3 में करेंगे कितना होगा, 9 का गुणा अगर हम 3 में लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 9 त्रिक 27। उसके बाद यहाँ पर दिया है प्लस, तो यहाँ पर प्लस 2 और माइनस 3। अब देखिए 27 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो होगा 29, यहाँ पर 27 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 29, और 29 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 26, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा हमारा, यानी कि 26 आएगा हमारा हल करने के बाद, जो कि यहाँ पर भी 26 हमारे पास दिया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हमें सी और डी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7वें को। तो देखिए दोस्तों 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कथन दिया है हमारे पास सभी पेंसिल पेन हैं, और दूसरा कथन दिया है सभी पेन रबड़ हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सभी पेंसिल, तो यहाँ पर हम एक गोला बनाएंगे पेंसिल का, तो इसको दर्शाएंगे P और E से। तो यहाँ पर सभी पेंसिल पेन हैं, यानी कि पेन हो जाएगा इसके ऊपर, पेन को दर्शाएंगे हम सिर्फ P से। तो देखिए आगे दूसरा कथन क्या दिया है, आगे दूसरा कथन दिया है यहाँ पर सभी पेन रबड़ हैं। तो देखिए अब रबड़ हो जाएगा पेन के ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रबड़, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों रबड़। अब देखिए अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया है, यहाँ पर निष्कर्ष दिया है सभी रबड़ पेन हैं। यहाँ पर हम ध्यान यह देंगे कि अगर हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर लागेगा कुछ का नियम, और अगर हम अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पर लागेगा सभी का नियम। तो देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि निष्कर्ष में क्या दिया है। यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है सभी रबड़ पेन हैं, यानी कि सभी रबड़ पेन हैं। तो देखिए पेन है अंदर, रबड़ है बाहर, तो यहाँ पर दिया है सभी रबड़ पेन हैं, तो यहाँ पर हमें जाना है बाहर से अंदर, तो यहाँ पर लागेगा कुछ का नियम, लेकिन यहाँ पर दिया है सभी, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो देखिए अगला निष्कर्ष क्या दिया है, यानी कि अगला निष्कर्ष दिया है सभी पेन पेंसिल हैं। तो देखिए पेन है हमारा, पेन हमारा है यहाँ पर, और पेंसिल है अंदर। तो देखिए यहाँ पर अब हम बाहर से जाएंगे अंदर की ओर, क्योंकि यहाँ पर दिया है सभी पेन पेंसिल हैं। तो देखिए अगर सभी पेन
पेंसिल हैं, तो यहाँ पर होगा हमारा दूसरा निष्कर्ष भी गलत, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेन पेंसिल हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ऑप्शन में, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा दोनों निष्कर्ष को फॉलो करता है। तो यानी कि निष्कर्ष हमारा दोनों गलत होगा। तो यहाँ पर दिया है ना तो निष्कर्ष ए और ना ही दो अनुसरण करता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर 8वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया है। यहाँ पर पहला दिया हमारे पास शुक्र, दूसरा दिया है ग्रह और तीसरा यानी कि तीसरा दिया है सूर्य। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे शुक्र का वेन डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर हो गया है हमारा शुक्र, यहाँ पर दोस्तों यह हो गया हमारा शुक्र। उसके बाद आगे दिया है ग्रह। तो देखिए शुक्र जो है यह एक हमारा ग्रह है, यानी कि ग्रह के अंदर आएगा हमारा शुक्र, क्योंकि 8 ग्रह होते हैं जिनमें से शुक्र भी एक ग्रह है। तो यहाँ पर ग्रह हो जाएगा शुक्र के ऊपर, क्योंकि ग्रह के अंदर आएगा शुक्र। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा दिया है सूर्य। सूर्य एक हमारा तारा है, ना कि ग्रह है। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे बाहर सूर्य को। तो देखिए दोस्तों ऐसा फिगर आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो देखिए ऐसा फिगर हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि अंदर हो जाएगा शुक्र, ऊपर हो जाएगा ग्रह और यह अकेला हो जाएगा सूर्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर 9वां प्रश्न हमारा पासे से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर दिया है दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो देखिए चाहे तो हम इसे घन कहें या फिर चाहे इसे पासा कहें। तो देखिए दोस्तों यह एक हमारा खुला पासा है और इसे हमें बंद पासे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे इस पासे को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एफ का विपरीत बी को लेंगे, क्योंकि एक छोड़कर एक होगा हमारा विपरीत। तो एफ का विपरीत हो जाएगा बी, और उसके बाद ई का विपरीत हो जाएगा सी, और ए का विपरीत हो जाएगा डी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों एफ का विपरीत होगा बी, और यहाँ पर ई का विपरीत होगा सी, और ए का विपरीत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ए का विपरीत होगा डी। अब देखिए अब हम देखेंगे ऑप्शन में, अगर दोस्तों विपरीत रहेगा तो वह कभी अगल बगल नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है एफ ई बी, यानी कि एफ ई बी अगल बगल की सतह हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ज्ञात किया है एफ बी के विपरीत सतह है। तो यहाँ से एफ और बी विपरीत हैं तो अगल बगल कभी नहीं होंगे। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो यहाँ पर एफ के बगल में है ई और एफ के बगल में है डी। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। बी को अभी हम रहने देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एफ के बगल होगा बी और एफ के बगल होगा सी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एफ के विपरीत होगा बी। तो यहाँ पर अगर ऊपर विपरीत है तो इस ऑप्शन में अगल बगल कभी नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो यहाँ पर डी के विपरीत होगा ए और डी के विपरीत होगा ई। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ए के विपरीत दिया है डी और यहाँ पर ए के बगल में है डी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर होगा।
तो फिर चलिए दोस्तों आज का हम आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितने किलोमीटर दूर है। तो देखिए दोस्तों आप इसका उत्तर हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसको मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, यानी कि HW के रूप में, या आपका गृह कार्य है। आप इसका उत्तर हमें अगले वीडियो में कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, या फिर इसी वीडियो में आप इसका उत्तर कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें यह समझ में आए कि आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है और आपको हर प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।